हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लाहौर सेंटर पे इंटरव्यू जो कि 24 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुए हैं। तो आज के इंटरव्यूज़ टॉप 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन क्वेश्चन पूछा गया आर यू बिलोंग टू कसूर, एंड देन पूछा गया कि आपका नेम किसने रखा है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये भी जो है ना डॉक्टर अल्लाह बचाया की तरफ से, डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक की तरफ से ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ टॉलरेंस टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है और इसमें टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है और इसमें जो सिल्वर होता है वो उसकी रिडक्शन होती है और सिल्वर आयन जो होता है, सिल्वर +1 जो होता है वो रिड्यूस होकर सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी सिल्वरी अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। और जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है दैट इज़ दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है ना वो एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ होता है। और जो टॉलरेंस जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ये जो टॉलरेंस टेस्ट है ये पॉजिटिव एल्डिहाइड टेस्ट देता है और डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि कीटोन्स के लिए ये टेस्ट यूज़ नहीं होता, ये रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता, रिड्यूस नहीं कर पाता। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीट बाय FTIR। FTR जो होता है दिस इज़ नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कहा जाता है। दिस इज़ नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो क्लासिकल IR टेक्निक है उसकी एडवांस जो है ना वो फॉर्मेट है, इसका एडवांस टेक्निक है। जनरली अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें कि क्या इसकी एडवांटेजेस हैं FTR यूज़ करने के, एक तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं एज अ मोनोक्रोमेटर, वो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ स्कैन्स लिए जाते हैं, काफ़ी सारे स्कैन्स, बहुत ही यानी कि शॉर्ट टाइम में बहुत सारे स्कैन्स लिए जाते हैं। और इसके अलावा ये फास्टर टेक्निक है, इसकी रिज़ल्ट्स की जो रेजोल्यूशन है स्पेक्ट्रम की वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इसमें जनरली इन केस ऑफ ATR मोड देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर द सैम्पल। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि क्लासिकल IR से बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। देन पूछा गया वाई FTR कार्ड, सो इसको FTR क्यों कहते हैं। FTR जो FT वर्ड है दिस इज़ दी फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का वर्ड है ये एक मैथमेटिकल एक रिलेशन है, एक मॉडल है जो कि क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है एक डोमेन से दूसरी डोमेन में। इसमें 2 टाइप्स की डोमेन्स होती हैं कि यू कैन कन्वर्ट द ट्रांसफॉर्म द फ्रीक्वेंसी डोमेन इनटू द टाइम डोमेन एंड देन टाइम डोमेन कैन बी कन्वर्टेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसी वजह से ये एक फास्टर टेक्निक है और इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और यही वजह है कि इसको FTR का कहा जाता है। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ XRD। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जाता है। XRD स्टैंड्स फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, और ये जनरली किसी भी मालिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का या एटम का जो है ना वो साइज़ के बारे में बताती है और उसकी क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, उसकी नेचर के बारे में बताती है। और जनरली इसको आप यूज़ कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स की करेक्टराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जियोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल सैम्पल्स होते हैं उसमें भी आप यूज़ करते हैं। तो अ लॉट ऑफ सैम्पल्स कैन बी करेक्टराइज बाय दी XRD। देन पूछा गया व्हाट इज़ दी फेलिंग टेस्ट, क्या होता है। फेलिंग टेस्ट इज जनरली आल्सो यूज जस्ट लाइक द टॉलरेंस टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम फेलिंग टेस्ट यूज़ करते हैं, और इसमें हम यूज़ करते हैं फेलिंग रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाता है किसी कंपाउंड के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। और वो जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो बेसिकली दिस इज़ दी फेलिंग सोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं आप। और ये जो है वो एल्डिहाइड को क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज करवा देता है, और इस केस में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो उसकी रिडक्शन हो जाती है और उसमें क्यूप्रिक जो फॉर्म होती है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक इसकी, और वो जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसकी अगर हम बात करें तो वो रेड ब्रिक रेड PPT जो बनते हैं, और ये इसके पॉजिटिव टेस्ट होता है। अब हम चलते हैं जी इसकी फेलिंग टेस्ट। बेसिकली इसको A एंड B में क्यों डिवाइड किया गया है। तो फेलिंग
जो रिएजेंट होता है या जिसको आप कहते हैं कि वो फैलिंग सोल्यूशन होता है, वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक को हम फैलिंग ए कहा जाता है और दूसरे को फैलिंग बी कहा जाता है, दोनों में कैटेगराइज किया जाता है। और फैलिंग ए जो होता है, दिस इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फैलिंग ए इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ copper sulfate, CuSO4.5H2O, दिस इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो फैलिंग बी है, दिस इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ, इस तरह कह लें आप, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड से निकला है, इसकी सॉल्ट फॉर्म है COONA, सोडियम लगा होता है और एक पोजीशन पे पोटाशियम लगा होता है और बाकी OH ग्रुप एंड देन H एंड देन H। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। जो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसको कहा जाता है फैलिंग सोल्यूशन बी। अब इनको डिवाइड क्यों किया गया, और एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फैलिंग ए एंड बी को क्या फैलिंग सोल्यूशन हम जनरली क्यों नहीं कहते, यानी कि एक ही टाइम बना के क्यों नहीं रख देते, हालांकि इन दोनों को फैलिंग ए एंड फैलिंग बी सोल्यूशन को हम सेपरेट जो है ना वो रखते हैं, और देन जब रिएक्शन करवाना हो, रिएक्शन परफॉर्म करवाना हो तो तब जाकर हम उसको मिक्स करवाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करवा देते हैं, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी को, तो देन जो होता है कॉपर टार्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है इसका? कॉपर टार्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, और ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और अनस्टेबल जब कंपाउंड होता है तो ये डिग्रेड हो जाता है, और जब ये डिग्रेड हो जाता है तो देन जो होता है वो आप रिड्यूसिंग शुगर्स को, लाइक एल्डिहाइड्स हैं, यू कैन नॉट ईजीली डिटेक्ट, आप उसको इफ़ेक्टिवली डिटेक्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं ए एंड बी कैटेगरीज़ में। ये ए एंड बी जस्ट दीज आर दी आप कह लें कि टेम्परेरी नेम्स हैं फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर्स या फिर सेपरेटिंग कंपाउंड को सेपरेट करवाने के लिए। तो ये एक इसका मैकेनिज़्म होता है। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ कार्बीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बीन्स आर दी वेरी रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर दी डाइवेलेंट, कार्बन एटम होता है इसके पास, और 6 जो होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं इसके पास। देन क्वेश्चन पूछा गया कार्बीन की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, दिस इज़ दी कार्बीन, हाइड्रोजन, दिस इज़ दी कार्बीन स्ट्रक्चर। और देन पूछा गया व्हाट आर अरीन्स, अरीन्स क्या होती हैं? दीज आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनको कहा जाता है। बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स को अरीन्स कहा जाता है, लाइक बेंजीन है, फिनोल्स हैं, और इसके अलावा जो है ना बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रोबेंजीन्स हैं, एनिलीन्स हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड अरीन्स। देन पूछा गया कि व्हाट आर नाइट्रीन्स क्या हैं? नाइट्रीन जो होता है ये कार्बीन्स के साथ मिलती जुलती है, और इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ यूँ होती है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, और ये आर ग्रुप या किसी हेलोजन के साथ ये अटैच होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स हैं क्या? दीज आर द न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज़ कंटेनिंग दी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं, कार्बीन और नाइट्रीन्स को, कार्बीन्स आर दी डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज़, ये भी न्यूट्रल होती हैं, ये भी न्यूट्रल होता है, ये डाइवेलेंट होती है, ये मोनोवैलेंट होती हैं, और इसके अलावा दोनों रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू आइडेंटिफाई द एसोमर्स, आप एसोमर्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जनरली एसोमर्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि बेस्ट टेक्निक है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ NMR। देन पूछा गया व्हाट इज़ NMR, NMR क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स विद द सैंपल नाउन एज NMR। देन पूछा गया व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है? देन पूछा गया कि हाउ टू स्ट्रेटन द क्लॉथ्स, ये जो क्लॉथ्स होते हैं उनको स्ट्रेट करवाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? ये जनरली केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है। जनरली तो आप इस्त्री भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हीट दे के भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें यूज़ करते हैं स्टार्च। हम जो है ना वो क्या करते हैं? स्टार्च होता है जिसको आप माया भी कहते हैं,
स्टार्च इज़ बेसिकली यूज टू स्ट्रेटन द क्लॉथ्स, क्लॉथ को स्ट्रेट करवाने के लिए यूज़ होता है। वो उसकी जो रिंकल्ड होते हैं आप कह लें, उसको जो है ना ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है स्टार्च। देन पूछा गया व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूवी, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। व्हाट आर दी ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं और क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। देखें जो क्रोमोफोर्स हैं, दीज आर दी ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में जो कंपाउंड ग्रुप मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहा जाता है क्रोमोफोर्स कहा जाता है। और इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें क्रोमोफोर्स में, जिस तरह सी डबल बॉन्ड सी होता है ये क्रोमोफोर है, इसी तरह कार्बोनाइल जो होते हैं ये भी जनरली क्रोमोफोर्स में आ जाते हैं। और इसके अलावा एन डबल बॉन्ड एन जिस तरह डाइज में मौजूद होते हैं, एजो डाइज में होता है, ये भी क्रोमोफोर्स में है। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दीज आर आल्सो क्रोमोफोर्स, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दीज आर आल्सो क्रोमोफोर्स। इस तरह ऑक्सोक्रोम की अगर हम बात करें तो ऑक्सोक्रोम्स आर दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या वो ग्रुप्स जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास, और ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ये अटैच होते हैं क्रोमोफोर्स के साथ, क्रोमोफोर्स के साथ अटैच होते हैं और कॉन्जुगेशन को फर्दर क्या करवाते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं, जिससे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उससे वेव लेंथ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जिन कंपाउंड्स के पास ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप लगे होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, उनकी जो वेव लेंथ होती है, लैम्डा मैक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, लाइक NH2 ग्रुप है, अब देखें इसके ऊपर लॉन पेयर है, जब ये बेंजीन रिंग के साथ, अब एग्जांपल दो बेंजीन है, दिस इज़ दी, अब बेंजीन के अंदर जो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड हैं, ये क्रोमोफोर्स हैं बेसिकली। तो इन बेंजीन की जो लैम्डा मैक्स होती है वो कम होती है। जैसे ही आप इस बेंजीन की स्ट्रक्चर पे OH ग्रुप लगाएंगे या आप NH2 ग्रुप लगाएंगे, ये ऑक्सोक्रोम्स हैं। ये क्या करते हैं, ये लॉन पेयर्स को प्रोवाइड करते हैं और एक्सटेंड कॉन्जुगेशन को फर्दर एक्सटेंड करवाते हैं, तो जिससे लैम्डा मैक्स और बढ़ जाती है। तो अब फिनोल और एनिलीन की अगर हम बात करें तो इनकी लैम्डा मैक्स ग्रेटर होती है देन दी benzene due to the extended conjugation and the energy gap become less and wavelength increases। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये थे जी आज के फर्स्ट कैंडिडेट के से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। इस तरह नेक्स्ट इंटरव्यू सेकंड कैंडिडेट से चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन पूछा गया कि विच मेटल इज़ गैस इन दी पीरियोडिक टेबल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट देन दी आयरन। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। रूम टेम्परेचर पे कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जो किस में हो, गैशियस फॉर्म में हो। रूम टेम्परेचर पे ऑल दी मेटल्स और सॉलिड, हाँ उसमें से जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ब्रोमीन भी जनरली लिक्विड फॉर्म में होती है। वैसे जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल ही है, और जो मरकरी है वो मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। देन पूछा गया कि सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल समझो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द फिजिकल मेथड एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यू कैन आइडेंटिफाई on the basis of density, on the basis of color, smell, solubility. These are the physical factors. On the basis of this you can identify the organic compounds. इस तरह spectroscopic techniques भी use होती हैं for the identification of organic compound, like UV visible है, इसके अलावा आप IR यूज़ कर सकते हो, NMR यूज़ कर सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा मैक्स UV विजिबल में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग दी डिफरेंट लैम्डा मैक्स। इसी तरह उनमें एक स्पेशल जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फंक्शनैलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, वो जो है ना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह NMR में हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट की वजह से इन्वायरमेंट होता है प्रोटॉन का। इस तरह MS में डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। दैन पूछा गया विच आयन इज़ एसिडिक एंड बेसिक, एंड विच इज़ एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक इन द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में कौन सा एसिडिक पार्ट है, कौन सा बेसिक पार्ट है, वेरी सिंपल। इसमें अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है Fe2+ और एक में से सल्फेट है SO4 नेगेटिव, ये दोनों पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट इसमें से जो आयरन है Fe2+, दिस इज़ दी बेसिक रेडिकल पार्ट है, बेसिक है, और ये क्या है, एसिडिक पार्ट है इसका। और वो पार्ट जो कि एसिड से आता है
उनको एसिडिक कहा जाता है, और वो पार्ट जो बेस से आता है उसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जनरली जो सॉल्ट होता है ये बेसिकली दीज आर दी सॉल्ट्स, फेरस सल्फेट इज द सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइक HCl है और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड्स है और बेस है। जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो इसके रिजल्ट में हमें मिलता है सॉल्ट, तो वो बनता है NaCl, सॉल्ट बन गया, आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें से वो पार्ट जो एसिड से आया, लाइक जिस तरह क्लोराइड आयन है, क्लोरीन जो होता है वो एसिड से आया है, तो अब इसमें से अगर हम बात करें तो क्लोराइड जो है नेगेटिव, दिस इज़ द एसिडिक, ये एसिडिक हो जाएगा। और वो पार्ट जिस तरह सोडियम है, ये साल्ट में से, सोडियम कहाँ से आया? सोडियम बेस में से आया, और ये सोडियम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है, और ये क्या है? बेसिक हमारा पार्ट है। इसी तरह सेम फेरस सल्फेट भी जो है ना, इनकी जो फॉर्मेशन होती है, आप फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें FeOH थ्राइस, और उसका आप रिएक्शंस आप कर लें किसी के साथ, तो वो फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये है सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया वाई SO4 नेगेटिव एसिडिक एंड Fe इज़ बेसिक। इसकी रीज़न मैंने अभी बता दी है कि जो सल्फेट पार्ट है वो बेसिकली आपके एसिड से आता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जब आप यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप फॉर एग्जांपल यूज़ कर लें FeOH थ्राइस, फेरिक सल्फेट का जब रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है FeSO4 मिलता है और साथ वाटर बनेगा। अब देखिए जो सल्फेट है वो कहाँ से आया है? एसिड से आया है, तो ये एसिड है। और इस तरह जो आयरन है वो बेस से आया है, आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो ये आयरन जो है वो बेसिक होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। देन पूछा गया व्हाट आर नाइट्रीन्स। अभी दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन, मैं इसकी डिस्कशन कर चुका हूँ। एंड देन पूछा गया हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप किस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप UV विजिबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। UV विजिबल अभी मैंने एग्जाम्पल दी है, क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन नहीं होती। जो सैचुरेटेड होते हैं उनकी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी लोअर होती है क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं होती। और इसी तरह जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो उनमें कॉन्जुगेशन फिनोमेना होने की वजह से उनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। जिस तरह बेंजीन है, इस तरह नेफ्थलीन है, इस तरह जो है ना वो ये इनकी ग्रेटर होती है। इस बेस पे भी आप UV विजिबल के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह अगर हम चले जाएँ IR में, तो IR में हम जो है वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की बेस पे, वेव नंबर की वैल्यू की बेस पे हम उसको डिफरेंट फंक्शन क्योंकि डिफरेंट होती है, तो उस बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जनरली जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं दीज आर अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनकी जो CH पीक हमें मिलती है वो हमें मिल रही होती है कोई 2950 रीजन के 3000 से बिलो जो होती है, इसकी जो स्ट्रेचिंग पीक्स होती है वो मिल रही होती है। तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को IR के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आपको C की पीक मिलेगी जो कि 1650 के राउंड अबाउट होती है पर सेंटीमीटर। और इस तरह C अगर अल्काइन है तो इसकी पीक आपको मिलेगी, जनरली मिलती है 2150 पर सेंटीमीटर के राउंड अबाउट इसकी पीक मिलती है। तो इस तरह आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड्स होते हैं और उसकी 2 जो है ना वो आपको एक पीक्स मिलती हैं, वो एरोमेटिक को शो करता है। इस तरह अगर आप चले जाएँ NMR में, इन केस ऑफ NMR, तो इसके थ्रू भी आप इन कंपाउंड्स को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के केस में जो उनका जो प्रोटॉन का इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसे चेंज होती है ये हम देख लेते हैं कि देखें इन केस ऑफ केमिकल शिफ्ट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं लाइक CH, जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी वैल्यू जनरली 0 से लेकर जो रेंज होती है वो 2 ppm तक इसकी वैल्यू होती है। और इस तरह अगर आपने देखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला रीजन होता है लाइक CH की पीक है इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो इस केस में जो प्रोटॉन की जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 की रेंज में होती है। इसी तरह अगर हम बात करें डबल बॉन्ड sp2 के करैक्टर के केस में C डबल बॉन्ड C, और इसमें जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है
वो ऑलमोस्ट 4 to 7 की रेंज में होती है, और अगर कोई एरोमेटिक सिस्टम है तो इसकी ऑलमोस्ट 7.3 के राउंड अबाउट होती है, जिस तरह बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। देन क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट फॉर दी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं ल्यूकस टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एंड देन पूछा गया कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। तो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? जनरली तो हम इसका फिजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, और इसको सेपरेट करवाने के लिए, आइडेंटिफाई करवाने के लिए पहले तो ये बात याद रख लें कि जो अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं उसमें से अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, और इसके अलावा जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4 ट्वाइस CO3। ये कार्बोनेट्स जो हैं ये सॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, और इसके अलावा बाकी तकरीबन जितने कार्बोनेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। अब हम इनको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने इसका ड्राई टेस्ट परफॉर्म करना होता है कि हम लेते हैं साल्ट लेने के बाद इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसके रिज़ल्ट में हमें कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है, जो कि हमें बता रही होती है कि इसमें कार्बोनेट्स भी हैं, बाइकार्बोनेट्स भी हैं। अब कार्बोनेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, उनको हमने देखना है। अब हम क्या करते हैं, उस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करवाते हैं, और जब वो लाइम वाटर उसको क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर में से वो गैस जो होती है उसको लाइम वाटर में से पास करते हैं, वो मिल्की हो जाती है। इसी तरह हम तब भी इसको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोनेट्स में भी, सॉल्युबल कार्बोनेट्स में भी और इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में भी, दोनों में गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं, चेक करते हैं। इसकी मेन जो है सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक की जाती है। साल्ट लेते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं और देन शेक करते हैं। अगर तो वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो इट मीन्स दे आर सॉल्युबल कार्बोनेट्स, तो वो क्या होंगे, सॉल्युबल कार्बोनेट्स होंगे। इसकी आप फर्दर जो होती है कन्फर्मेटरी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दें तो आपको वाइट PPT मिलेंगे कोल्ड स्टेट में, और इस तरह आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो वाइट PPT मिलेंगे, तो ये सॉल्युबल है। और अगर तो वाटर में आपने इसको डिज़ोल्व किया और आपको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इट मीन्स वो आपका क्या है कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, और इसके लिए देयर इज़ नो नीड फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि वो इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं। ठीक है, और इस तरह आप बाइकार्बोनेट के साथ भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो आखिरी स्टेप यही है कि आप इसको क्या करते हैं, उसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है उसको कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो बॉयल करने पे प्रेसिपिटेट अगर बनते हैं वाइट PPT तो देन वो बाइकार्बोनेट होता है। तो ये एक उसका बेसिक टेस्ट हैं, ये देख लीजिएगा। और थर्ड इंटरव्यू जो कि चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछे, वेलकम टू PPSC बेटा, देन वाई प्रोटीन्स आर स्टेबल। देखें प्रोटीन्स में जो बॉन्डिंग होती है वो इसको स्टेबल बनाती है। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, जिस तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें उसमें जो डाईपेप्टाइड बॉन्ड होता है और डाईसल्फाइड भी होता है। डाईपेप्टाइड बॉन्ड जनरली होता है प्राइमरी प्रोटीन्स में, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है, और इसी तरह सेकेंडरी टर्शरी है उनमें फिर फर्दर बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती जाती है, उसमें डाईसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, डाईसल्फाइड, और साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसके अलावा जो होता है, अगर हम बात करें, यही डाईपेप्टाइड है, डाईसल्फाइड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन्हीं की यही बॉन्ड जो होते हैं ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। देन सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया, शाइनिंग ऑन क्लॉथ इज़ ड्यू टू विच केमिकल व्हेन प्रेस्ड। जब क्लॉथ को प्रेस किया जाता है तो शाइनिंग होती है, तो वो किस केमिकल की वजह से होती है? तो जनरली ये जो शाइनिंग होती है ये बेसिकली जो है ना वो क्लॉथ के ऊपर जो शाइनिंग होती है ये बेसिकली ड्यू टू दी कास्टिक सोडा की वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिक्विड अमोनिया की वजह से भी हो सकती है, और सेलुलेज जो इंजाइम होता है सेलुलोज की स्ट्रक्चर बनाता है उसकी वजह से भी ये शाइनिंग होती है। देन क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? तो जनरली इसमें फर्स्ट स्टेप होता है स्पिनिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइबर्स को जो है ना वो एक शेप में लेके आते हैं,
देन इसमें होता है एक डाइंग होता है, फिर हम उसमें डाई के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसको कलर करते हैं, देन वीविंग होती है और देन फिनिशिंग होती है और देन जाके फाइनल इसका चेकआउट होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ द कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू ईच अदर, कंडेंस टू ईच अदर एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ रिलीज। और कोई एक दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसमें से कुछ स्मॉल पार्ट निकल जाता है, इमिट हो जाता है, तो उसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। देन पूछा गया कि विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड। जनरली तो आप सारी टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हैं, कंफर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए यूवी है, आईआर, एनएमआर है, लेकिन जो बेस्ट जो स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए टेक्निक यूज़ होती है उसको कहा जाता है एनएमआर। एनएमआर इज़ यूज फॉर द स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, यानी कि स्ट्रक्चर को हर हवाले से उसकी कन्फिग्रेशन भी, यानी कि आइसोमर्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनएमआर। देन पूछा गया कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिटेक्टेड इन दी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में आप कौन से टाइप के मॉलिक्यूल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं? जनरली जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में यूज़ करते हैं, लाइक बेंजीन है, टोलिन है, लाइक बेंजीन, टोलिन, इसके अलावा विनाइल क्लोराइड है, हेक्सेन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आप कह लें कि हाइड्रोकार्बन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। मॉलिक्यूल डिटेक्शन इज़ डन बाय विच टेक्निक। फिर वही बात है कि मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूवी, आईआर, एनएमआर एंड देन सो ऑन, एमएस यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की इंटरव्यू क्वेश्चंस। अपना अच्छा सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।